हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड के हिंदी विषय की पहली कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है चांदनी रात। यह कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम जो कवि हैं उनका परिचय देखेंगे और उसके बाद अपनी कविता की ओर बढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के शहर झांसी के चिरगांव में हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय भारत पर ब्रिटिशों का राज्य था और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कवि मैथिली शरण जी का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ। उनका जो जीवन काल था वो 3 अगस्त 1886 से लेकर 12 दिसंबर 1964 तक था। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचना भारत भारतीय जो 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी के वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी और इसके कारण उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में मानवीय संवेदनाएं और ज़्यादा करके नारी के प्रति करुणा की भावना भरी हुई दिखाई देती है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं जो उनकी सभी रचनाओं में देखने के लिए मिलती है। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है और यहाँ पर अभी कुछ उनके द्वारा लिखी गई और रचनाओं के बारे में बताया गया है। साकेत ये उनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारतीय ये उनके द्वारा लिखे गए खंड काव्य हैं। रंग में भंग, राजा और प्रजा ये उनके द्वारा लिखे गए नाटक है। यह सभी एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में प्रसिद्ध हैं। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। मतलब किसी के लाइफ की कोई भी एक घटना को लेकर जो काव्य लिखा जाता है उसे हम खंड काव्य कहते हैं। उसमें उसके लाइफ की और जो बाकी चीज़ें होती है वो कहीं भी उसका इंटरफेरेंस नहीं होता या फिर उन चीज़ों को कोई भी जगह नहीं दी जाती है। उसमें पूरी लाइफ की कोई भी एक जो घटना होगी उसी घटना के ऊपर वो पूरी कविता या फिर गीत लिखा जाता है। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। चांदनी रात। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्ति में चारू का अर्थ होता है सुंदर। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की, चंचल यानी शरारती, तो सुंदर चंद्रमा की जो शरारती किरणें हैं वो जल और थल में खेल रही हैं। मतलब वो पानी में और ज़मीन पर सभी जगहों पर क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी और आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आकाश में चांदनी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने क्या किया है, सफ़ेद रंग की जो चादर होती है उसको एकदम अच्छे से धोकर
एकदम पूरे सफ़ेद जो चादर है उसको क्या कर दिया है, पूरे आकाश में बिछा दिया गया है। इतनी साफ और सुंदर जो चांदनी है वो दिखाई दे रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। फिर कवि ये कह रहे हैं कि जो धरती है वो तृणों की नोकों की सहायता से अपनी जो प्रसन्नता है उसको व्यक्त कर रही है या फिर लोगों के सामने ला रही है। पुलक का मतलब होता है आनंद। तो जो आनंद है, जो खुशी है, उस खुशी को धरती क्या कर रही है, हरित जो घास है, हरे हरे जो घास है उनकी नोकों द्वारा व्यक्त कर रही है, प्रकट कर रही है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जब चांदनी रात होती है तो उस समय जो हरी तृण होते हैं, हरे घास होते हैं, उनकी जो नोक होती है वो चमकती है और उस चमकने को ही यहाँ पर धरती माँ की प्रसन्नता कहा गया है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो तरु है यानी पेड़ पौधे हैं वो खुशी खुशी हवा के जो सुगंधित और धीरे धीरे बहने वाली हवाएं हैं उनके झोंकों से वो क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। कवि कहते हैं कि मानो सुंदर वातावरण को पाकर जो पेड़ पौधे हैं वो मस्ती से झूम रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सारी प्रकृति बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पंक्ति है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वाच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पंक्ति में पंचवटी में जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे और वो पंचवटी पहुँचे थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद एक रात की बात की गई है, जिस रात जो लक्ष्मण जी है वो अपने मन ही मन में बात कर रहे थे कि ये जो पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात जो है वो बहुत ही सन्नाटे से भरा हुआ है, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं हो रही है स्वाच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो वो कह रहे हैं कि जो हवा है वो स्वतंत्र गति से, आज़ादी से धीरे धीरे अपनी चाल चल रही है और चारों तरफ जो हवा है वो फैली हुई दिखाई दे रही है, आनंद से व्याप्त दिखाई दे रही है, चारों ओर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। इस प्रकार की कल्पना लक्ष्मण जी कर रहे हैं उस चांदनी रात को देखकर, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बंद नहीं अब भी चलती है नियति नटी के कार्यकलाप। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, इतना शांत वातावरण है, कहीं कोई भी आवाज़ नहीं है और उसके साथ साथ जो सुगंधित हवा के झोंके हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इतनी शांत और जो स्थिर वातावरण है, उस स्थिर वातावरण में भी जो नियति है, नियति मतलब जो विधि का विधान होता है, वो अपने जो कार्य है वो बिना रुके किए जा रही है, उसका कार्य कहीं भी रुका नहीं हुआ है। यहाँ पे नटी का मतलब होता है नर्तकी। तो जिस प्रकार से जो एक नाचने वाली स्त्री होती है वो जो भी धुन बज रहे होते हैं उस धुन में पूरी तरीके से खोकर अपना जो कार्य है वो करते चली जाती है, मतलब जो नृत्य है वो करते रहती है, उस नृत्य में पूरी तरीके से लीन हो जाती है। सेम उसी प्रकार से जो नियति है वो अपने कार्य में एकदम पूरी तरीके से लीन है और शांति से मौन होकर अपना जो कार्य है वो करते जा रही है। अब यहाँ पर इन शब्दों का, इन वाक्यों का अर्थ हम ऐसे लगा सकते हैं
कि संसार में जो भी चीज़ें लिखी गई है या फिर जो भी चीज़ें रचित हो चुकी है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आने वाला जो भविष्य है उसके लिए कभी भी रुकती नहीं है या फिर किसी का इंतज़ार नहीं करती है। वो चुपचाप अपना जो कार्य है वो हमेशा करते रहती है। और इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो नियति है वो इतने सुंदर वातावरण में भी चुपचाप अपना कार्य करती हुई चली जा रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो जो नियति रूपी नटी है वह अपने सारे कार्य बहुत ही शांति से क्या कर रही है, पूरा करते हुए चली जा रही है। वह एकांत भाव से, मतलब अकेले अकेले और चुपचाप अपने जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करते हुए चली जा रही है। वह कहीं भी किसी भी कारण रुक नहीं रही है, जबकि चारों दिशाएं जो है वो पूरी तरीके से आनंद से भरे हुए हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई भी दिशा आनंद से शून्य हो। और ऐसी स्थिति में भी जो नियति है वो शांति से, एकांत भाव से अकेले अकेले अपना जो कार्य है वो बिना रुके किए चली जा रही है। नेक्स्ट पंक्ति है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। इस पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, धरती है, वो सबके सो जाने पर रोज नियमित रूप से हर दिन आकाश में नक्षत्र रूपी मोती को फैलाती है। नक्षत्र रूपी मोती मतलब कि जो तारे होते हैं, तारों को यहाँ पर क्या किया गया है, मोती की उपाधि दी गई है। तो वो जो मोती है, तारों के रूप में जो मोती है वो धरती क्या करती है, आकाश में हर शाम फैला देती है। और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और उसी मोती को हर रोज सुबह जो सूर्य है वो क्या करता है, बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो रोज सुबह सूर्य जिन तारों को, जिन मोतियों को बटोरता है, उसी मोतियों को वो हर शाम क्या करता है, शाम को, संध्या को, रात्रि को देते हुए चला जाता है। फिर वही रात है वापस आ जाती है जब हमें आसमान में चारों ओर तारे दिखाई देते हैं। मतलब जो सूर्य है वो उन मोतियों को, वो तारों के रूप में जो मोती हैं, उन मोतियों को हर शाम वापस क्या करता है, संध्या रूपी सुंदरी को देकर वह वापस अपने लोक में चला जाता है। मतलब जो सूर्य है उसका अस्त हो जाता है। और जो तारों के रूप में मोती है उसे धारण की हुई सुंदरी शून्य सा श्यामल रूप लेकर झिलमिलाती हुई हमें दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि जो पूरी रात है वो पूरी रात में आकाश उन तारों से भरा हुआ एक नए रूप के साथ, एक नए तेज के साथ चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पंक्ति है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस पंक्ति में पंचवटी की बात की गई है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान पंचवटी में जाकर रहने लगते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मण जी एक पर्णकुटी बनाते हैं। पर्णकुटी मतलब जो पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी होती है, तो वो बनाते हैं और उसी में वह रहते हैं। तो कवि ने इस पंक्ति में उसी समय का जिक्र करते हुए कहा है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि कह रहे हैं कि पंचवटी नाम की जो जगह है वह छायादार है,
और उसी छायादार पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। तो छायादार इस पंचवटी में जो यह सुंदर सी पत्तों की कुटिया बनी हुई है, इस कुटिया के सामने एक शुभ्र शिला मतलब एक स्वच्छ पत्थर रखा हुआ है और इस पत्थर पर धनुष लेकर जाग रहा यह निर्भीक यानी जो निडर वीर है वह कौन है, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। इस पंक्ति में भुवन का अर्थ है संसार। तो कवि कह रहे हैं कि जब सारा संसार सो रहा है तब धनुष लिए जाग रहा यह वीर कौन है। आगे कवि यह कह रहे हैं कि भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। भोगी का मतलब होता है भोग करने वाला राजा और कुसुमा युद्ध का मतलब होता है कामदेव। तो कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो हर तरह से भोग करने वाला राजा है वह यहाँ पर योगी बना हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पंक्ति में कवि जिस वीर पुरुष की बात कर रहे हैं वह लक्ष्मण जी है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। हमारी यह जो कविता है वह पंचवटी नाम का जो खंड काव्य है उससे लिया गया है और इस खंड काव्य में कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति की छटा का सुंदर तरीके से सजीव चित्रण किया है। उन्होंने चांदनी रात का मन को मोह लेने वाले शब्दों से मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने राम कथा के पंचवटी स्थान का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है और राम कथा के पात्र लक्ष्मण जी का प्रहरी के रूप में वर्णन किया है। थैंक यू।